अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट जो सर सैयद यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में आपको हम 2015 का मैथ्स का पेपर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 6,1 एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग द इक्वेशन 8x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 इज। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और आपकी सहूलत के लिए और टाइम बचाने के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया हुआ है। और इस तरीके से कि सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जो हमें इक्वेशन दी है हमें इससे इसका स्लोप फाइंड आउट करना होगा। और स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका का ये होता है कि y को एक जानिब रखते हुए कांस्टेंट और x को दूसरी जानिब ले जाते हैं और जो y से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो दोनों कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा होता है। और होने के साथ जो आपके पास x के साथ जैसे कि यहाँ 2x लिखा हुआ है और उसके बाद अगर हम इसे भी कैंसिल करें तो हमारे पास ये -5/2 हासिल हो जाएगा। और ये जो है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्लोप चाहिए सिर्फ। तो m1 हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। इसके बाद हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और जो पॉइंट दिया हुआ है इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी और y माइनस y1 जैसे कि लिखा हुआ है और m2 स्लोप हमें लेना होगा। तो m2 स्लोप जैसे ही हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे चूँकि m1 और m2 दोनों सेम होंगे, चूँकि अगर पैरेलल लाइंस कहा जाता है तो स्लोप आपका वही रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि m1 इक्वल्स टू m2, यानी कि दोनों इक्वल हैं तो स्लोप आपके पास 2 ही रहेगा। और जो पॉइंट आपको दिया गया है x1 और y1 होगा उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे और नॉर्मली जिस तरह हम मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन लाते हैं और इस इक्वेशन से जो हमारी इक्वेशन मैच हो रही है वो आपकी इक्वेशन नंबर ए वाली मैच हो रही है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है ये आप बताएं कि वो हाइपरबोला है, एलिप्स है, पैराबोला है, सर्किल है। याद रखें जब इक्वेशन आपको दी जाती है आप ये देखें कि x और y अगर दोनों का स्क्वायर हो रहा है और उसकी डिफरेंट साइन है तो वो हाइपरबोला होगा, ठीक है। यानी कि सर्किल और एलिप्स में साइन सेम होती है और सर्किल में दोनों कोफिशिएंट सेम और एलिप्स में इसी तरह डिफरेंट होते हैं। लेकिन हाइपरबोला में अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा और वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव हो सकता है, एक्स स्क्वायर फिर नेगेटिव होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो हाइपरबोला है। और इस सिलसिले में ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपकी सेकेंड ईयर से रिलेटेड हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएगी। तो अब इसके बाद हमने नंबर 3 पे आना है। तो नंबर 3 पे लिखा है द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस या तो एपी या जीपी दो तरीक़ों से दिए जा सकते हैं, जबकि एचपी रेसिप्रोकल होता है एपी का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे बेसिकली ना तो ये एपी है ना ये जीपी है और ये है रेसिप्रोकल है आपका एपी का, यानी कि एचपी का दिया हुआ है सीक्वेंस लेकिन मेंशन नहीं किया गया। लेकिन आप गौर करेंगे तो जैसे चूँकि एचपी बेसिकली होता यह है कि एपी का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर हम हर टर्म को यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाते तो इस सूरत में जैसे हमने ऐसा किया और यहाँ पे हमारा एपी सीक्वेंस बन गया। क्योंकि एपी में क्या होता है कि हर अगली टर्म में से जब पिछली टर्म को लेस करते हैं तो उसका डिफरेंस सेम आता है। तो यहाँ 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एपी है। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास जनरल टर्म बतानी है तो हमारे पास फार्मूले सारे याद होने चाहिए। आप याद रखें जब भी आप टेस्ट दें तो फार्मूलों पे बहुत तवज्जो देनी है। तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो हमने ए की जगह उसकी वैल्यू रखते हुए, चूँकि ए आपकी फर्स्ट टर्म कहलाती है जैसे कि 1 है और डिफरेंस इसमें 2 का आ रहा है तो एन एन ही रखेंगे। और जैसे हमने इसको फाइंड आउट किया है तो ये वाली टर्म हमारी बी ऑप्शन से मतलब मैच हो रही है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। अब नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा हुआ है और डेरिवेटिव में याद रखें कि हमने सबसे पहले रूट की पावर लगानी है, फिर रूट की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 आ जाता है और 1/2 में से 1 लेस होने के बाद माइनस का 1/2 आ जाता है। और फिर उसके बाद 2x प्लस 1 का जैसे ही डेरिवेटिव लेंगे तो 1 चूँकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2x का 2 डेरिवेटिव होगा जो इस 2 से कैंसिल होने के बाद अब सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे पास जो नेगेटिव पावर है वो -1/2 है और यहाँ पे हम इसे अपॉन में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 बातें हैं, यहाँ तो रूट की सूरत में होगा या पावर की सूरत में होगा। तो हमारा सी ऑप्शन मैच हो रहा है, जैसे 1/2 पावर दी है तो ये भी सही था ये भी सही था, बहरहाल जो मैच हो रहा है उस हिसाब से। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर 5 के ऊपर। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव है तो ये सिंपल और सिंपल एक
फार्मूला है। फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि फार्मूला आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। और एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि अगर आप फार्मूले बहुत अच्छे याद कर लेंगे इन दिनों में, तो ऑलरेडी आपके 20 MCQs में से 4-5 जो है वो आपको फार्मूलों की बदौलत ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये फार्मूला है साइन इनवर्स का, अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/√1 - x²। अब इसके बाद नंबर 6 है। तो नंबर 6 के अंदर हमें जो है उन्होंने लिमिट पूछा है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बताएं। और अब यहाँ पे करना ये होगा कि ये बुक के अंदर भी फार्मूला दिया हुआ है और इस सूरत में इसका आंसर 1 आता है। और लेकिन अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो हमें एस एन को दो टर्म हमें न्यूमिनेटर में दोनों के अपॉन में ले जाएंगे, जिससे कहा जा सकता है, बल्कि यकीनी तौर पर ये रिवर्स एलसीएम है। और जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये शक्ल आ जाती है। तो 3 की पावर n और 3 की पावर n कैंसिल हो जाने के बाद 1 आ गया और 1/3 की पावर n है। अब जब n की जगह हम इसका लिमिट मालूम करते हैं तो हमें इनफाइनाइट रखना होता है। इनफाइनाइट हमारे पास 1/0 के इक्वल होता है। और जैसे ही हम इसको 1/0 के इक्वल लाते हैं तो ये इनफाइनाइट खुद भी टर्म हो जाती है। 3 की पावर अगर इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट ही आता है, लेकिन चूंकि 1/0 होने की सूरत में ये ऊपर जाके जैसे 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यही आपको पेपर में अभी भी दिया जाए, लेकिन इससे रिलेटेड और भी हो सकते हैं, लेकिन उसको आप लोग डेरिवेटिव से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 7 के में आ जाते हैं। और 7 में भी जिस तरह इससे पहले दी थी कि हमें इसका जो है वो एक तरह से अगर हम रिवर्स एलसीएम ले लें, यानी कि x के नीचे √x लगाए और x में बुनियादी तौर पर √x 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है और पावर उसकी 1 हो जाती है। और रिवर्स एलसीएम हमने ले लिया इसका, और यहाँ से √x कैंसिल हो गया, 8/√x है जो कि ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी। और इंटीग्रेशन लेते हुए हमें पता है कि इसकी पावर आती है, फिर इसमें से 1 लेस होता है और पावर नीचे भी लिखी जाती है, ऊपर भी लिखी जाती है। इसी तरह यहाँ पे √x अपॉन में था, ऊपर लाके इसकी पावर नेगेटिव आई और 1 जैसे ही इसमें ऐड किया तो दोनों सेम हो गए। फर्दर जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हमें देखना होता है कि ये ऑप्शन हमारे कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, तो नंबर सी से मैच हो रहा है। अब नंबर 8 पे आते हैं। तो 8 पे भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। और याद रखें कि ये हमें बाय पार्ट्स से करना होता है और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस चलता है। और बाय पार्ट्स का भी ये फार्मूला है u अंडर इंटीग्रेशन v dx। और u वो होता है जिसका डेरिवेटिव लिया जाता है और v वो होता है जिसका इंटीग्रेशन लेना होता है। तो ln x चूँकि इसका इंटीग्रेशन नामुमकिन होता है और इसे हम u के इक्वल ले लेते हैं और x² को v के। और फार्मूले को जैसे ही अगर हमने याद रखा होगा, इसके मुताबिक हमने बुक में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे और इंटीग्रेशन यहाँ पे और यहाँ पे सेम आता है। और कटिंग होने के बाद ये एक छोटी नौइयत का क्वेश्चन है और इसी तरीके से मतलब कि थोड़ा सा वर्किंग वाला है। और जैसे इसको हमने इसको फर्दर प्रोसेस आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसको जब तक आप बाय पार्ट से आपने फार्मूला याद करके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवीजन नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इसे नहीं कर सकते। तो यकीनी तौर पे जो है ऑप्शन इसमें मैच होगा वही इसका आंसर होगा। तो अब नंबर 9, 10, 11 जो है वेक्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पे फॉर द यूनिट वेक्टर i, j एंड k विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है, तो ए ऑप्शन आपका ट्रू है। इसी तरह यहाँ पे आपको सेकंड भी दिया है और इसमें भी कुछ इसी तरह से बात की है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो अब चूँकि वेक्टर का थोड़ा सा ताल्लुक फिज़िक्स से भी होता है, तो जिन बच्चों की फ़िज़िक्स अच्छी है यकीनी तौर पे वो इन बातों को बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं। इसी तरह 11 में लिखा हुआ है देयर वेक्टर आर इक्वल इफ़। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, होता ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे याद रखना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे करके देखना होता है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं और इस तरीके की और भी बातें आपके पेपर में आ सकती हैं। आ जाते हैं तो 12 पे आपको सेट ए बी एंड बी दो सेट दिए हैं और कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है। तो इस सूरत में कौन सा आंसर होगा, तो याद रखिए कि ए और बी जब एक दूसरे के इंटरसेक्शन आने के बाद ए आंसर आता है तो इसका मतलब है कि ए सेट के तमाम एलिमेंट बी सेट में मौजूद है। तो इस सूरत में हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि इसका मतलब है कि ए के तमाम सबसेट बी के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे 13 MCQs में आयोटा कॉम्प्लेक्स चैप्टर से रिलेटेड दिया हुआ है और हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूले में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ज़रूरी नहीं है। चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड टर्म को ए सपोज कर लें और फर्स्ट टर्म चूँकि नेगेटिव है इसे बी सपोज कर लें। और जैसे ही हम फार्मूले को यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला हमने ओपन किया है और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल है, और ये वाला ऑप्शन हमारे बी वाले ऑप्शन से मैच होता है, तो वही उसका आंसर होगा। अब नंबर 14 के ऊपर आते हैं। तो 14 में x-2 को कहा हुआ है कि वो फैक्टर है इस एक्सप्रेशंस का और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी हमारे फर्स्ट ईयर में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। और इसमें हमें करना ये होगा कि यहाँ से x की वैल्यू बनाने के बाद आसान तरीका तो ये है कि हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह ये वैल्यू रख दें, और यकीनी तौर पे k की वैल्यू बड़ी आसानी से यहाँ पे 4 निकल आएगी। तो यही हमारा तरीकाकार होगा और 4 ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 15 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वर्स पूछा हुआ है इस मैट्रिक्स का। तो सिंपल हमें एक शॉर्ट टेक्निक से फाइंड आउट करना है इसका ए इन्वर्स। फार्मूला फिर वही बात है कि याद होना चाहिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ए है, तो डिटरमिनेंट्स ए हमारे पास 1 आ जाएगा। और एडजॉइंट में आपको पता है कि इन दोनों की साइन चेंज होती है, तो मतलब हमने साइन चेंज कर दी है और ये दोनों ऑलरेडी ज़ीरो है। और जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है तो करने के बाद हमारे पास डिटरमिनेंट्स भी हमने निकाला है तो 1 आया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर जो है आपके ए वाले ऑप्शन से मैच होता है। अब 16 के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट पूछा हुआ है, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। तो ज़्यादातर ये पेपर थोड़ा सा मतलब कि कुछ पॉइंट है, जैसे ये वाला है, इसमें आप ये कह सकते हैं आपकी माइंड की मतलब स्मार्टनेस चाहिए, क्योंकि अब जब भी 2 इक्वेशन दी होती हैं तो मैट्रिक के लिहाज से देखिए तो हमने ग्राफ का क्वेश्चन किया है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, इस तरह की कई इक्वेशन आती हैं, हम फ़ौरन इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। आप ये देखें यहाँ 2x है, यहाँ प्लस का 3y है, और अगर यहाँ से हम कोई भी नंबर कॉमन लें और यहाँ के नंबर की तरह आ जाए तो फिर हमें इसे सिंपल आपको इसी टेक्निक से बता देना ज़्यादा बेहतर होगा, टाइम भी कम लगेगा। अब जैसे यहाँ से हम 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2x आ जाता है, यहाँ पे 3y कांस्टेंट से हमारा लेना देना नहीं है, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। जिस तरह ये लाइंस आपकी जा रही हैं कॉपी के ऊपर, तो ये इस तरह की पैरेलल लाइंस है, तो कहीं पे भी ये इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, तो इस सूरत में इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अब अगर आप इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने बैठ जाएंगे तो टाइम ही लगेगा। तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस आप में होनी चाहिए। तो पेपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है, बल्कि ऐसा है कि जो अच्छा पढ़ने वाला है वो तो कर सकता है, लेकिन जिसने अच्छा नहीं पढ़ा तो वो अपनी कई MCQs को हो सकता है कि वो टाइम के अंदर ना कर पाए। तो लिहाजा इस पेपर का मकसद ये है कि आप इन बातों को जहन में लेके आएँ, और जो फ़ायदा होता है ज़्यादातर हर यूनिवर्सिटी के अगर आप 5-10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लें तो आप काफ़ी बेहतर हो जाते हैं उसमें। 9 टर्म जीपी की पूछी गई है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल जीपी का क्वेश्चन है और फार्मूला याद होना चाहिए, और 9 टर्म इसकी निकाल देंगे। और जैसे ही हम निकालेंगे तो आपके सामने ये पूरा इसका सोल्यूशन करके दिखाया हुआ है, आप चाहें तो स्टिल करके भी देख सकते हैं। तो 1/8 इसका आंसर आ रहा है, जो कि सी से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह 18 प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे एक कॉइन दी हुई है, उसे टॉस किया गया है, और इसमें बताना है कि एटलीस्ट जो है आपकी जो टेल है वो कितना टाइम आएगी। याद रखें कि अगर 3 कॉइन्स होती हैं तो एक ही ऑप्शन होता है जिसमें टेल नहीं आती है। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है जिसमें कम से कम एक होना लाजमी है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो अगर तीनों हेड आ जाए तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा हर पॉसिबिलिटी में टेल आएगा। और टोटल इसकी मतलब कि इसकी शक्लें जो हैं वो 8 बनती हैं, 2 की पावर 3 8। तो और एक अगर हम कम कर दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 बनेगी। अब लास्ट की 2 MCQs हैं, और 19 में हम देख रहे हैं tan θ/2 है। अब ये एक वाहिद फार्मूला है जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत कम यूज़ हुआ है, और यही वजह है कि इन्होंने अपने पेपर्स के अंदर दिया है ताकि बच्चों का ये वीक पॉइंट होगा। और अक्सर ये टीचर्स की भी बात करें तो ये फार्मूला उनके जहन में नहीं होता, और यही वजह है कि ये एक छुपा रुस्तम फार्मूला है जो कि बहुत कम यूज़ हुआ है। लेकिन आप ऐसे तमाम फार्मूले याद करके जाएं, जैसे ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद लास्ट है 20। अब 20 के अंदर कॉस ब्रैकेट के अंदर 180 डिग्री प्लस थीटा दिया है। अगर हम इसके डायरेक्ट रिलेशन याद किए हुए हैं तो फिर तो हमें पता है कि इसका आंसर माइनस कॉस थीटा आएगा,
और अगर आपको फार्मूला याद है और डायरेक्ट रिलेशन याद नहीं है तो इस सूरत में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिहाज से जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर हम वैल्यूज़ के लिहाज से देखें तो कॉस 180 डिग्री चुके हमारे पास -1 के इक्वल है और कॉस थीटा -1 से मल्टीप्लाई होते हुए माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, जबकि साइन 180 डिग्री हमारे पास 0 होता है तो ये वाली शक्ल ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा आंसर इस फार्मूले से भी निकल सकता है। और अगर आपके जहन में ग्राफ का आइडिया है तो कॉस थीटा का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है और साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से बनता है। कभी कभार ग्राफ भी आपको दिए जा सकते हैं। बहरहाल ये 20 MCQs का हर किसी ये मकसद नहीं है कि सिर्फ यही MCQs आ सकती हैं। अब चूँकि आपके पेपर में टाइम बहुत कम है तो इंशाल्लाह जितना टाइम मिलेगा आपको आगे के भी कुछ पेपर मैं आपको पेपर के हवाले से MCQs थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सलाह आपको कामयाब करे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।